जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो जनसंख्या एवं नगरीकरण का जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंदी टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता भी होगा, आपने सिलेबस देखे होंगे अगर, तो यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर का हो, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में आपको जनसंख्या पर नगरीकरण, जनगणना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो हम इस टॉपिक को इस तरीके से करने वाले हैं कि सबसे पहले मैं आपको जनसंख्या के कुछ बेसिक सिद्धांत बताऊंगा, जनसंख्या से संबंधित कुछ शब्दों की बात करेंगे, जनगणना से संबंधित कुछ शब्दों की बात करेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर टीएफआर, आईएमआर, एमएमआर, जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात, इन सब की बात करेंगे। और उसके बाद हम फिर विश्व स्तर पर जनसंख्या का वितरण देखेंगे कि विश्व स्तर पर जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना, कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है, वो आपको डाटा मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता दूंगा। और उसके बाद फिर अगले भाग में हम देखेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में, यानी कि भारत की जनसंख्या, भारत की जनगणना, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फिर राज्यों की बात करेंगे और राज्यों में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या सिद्धांत, उसके बाद विश्व की जनसंख्या का वितरण, फिर भारत में जनसंख्या का वितरण, फिर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का वितरण, और सबसे लास्ट में नगरीकरण। तो आप देखो, इस तरीके से 3-4 भागों में डिवाइड करके हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। हर एग्ज़ाम में 2, 3, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने पीसीएस के, लोअर पीसीएस के अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि 8-8, 10-10 क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जनसंख्या की बात करेंगे, नगरीकरण की बात बाद में करेंगे। जनसंख्या के इस टॉपिक में पहले जनसंख्या को देखते हैं कि दरअसल जनसंख्या की बात संविधान में कहाँ हुई है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 246, और उस आर्टिकल में कहा गया है केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में। और फिर ये कहा गया है कि केंद्र राज्य के जो विधायी संबंध हैं वो अनुसूची 7 में दिए गए हैं। अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं। 3 सूचियों में पहली सूची है संघ सूची, फिर है राज्य सूची, और फिर है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में एक प्रविष्टि है। प्रविष्टि का मतलब यहाँ पर है कि एक कॉलम है या एक विषय है ना, एक प्रविष्टि है 20 का, और उसी 20 का में क्या लिखा हुआ है, ये यानी कि जनसंख्या। तो जनसंख्या और जनसंख्या नियंत्रण के विषय में जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल 246। अब इस बात को ध्यान रखना, आर्टिकल 246 में नहीं लिखा है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आर्टिकल 246 की वजह से अनुसूची 7 है, और अनुसूची 7 में एक समवर्ती सूची है, और समवर्ती सूची में एक प्रविष्टि दी गई है 20 का, जिसमें जनसंख्या के विषय में लिखा हुआ है कि जनसंख्या के ऊपर कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, ये बात लिखी हुई है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जनसंख्या के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने अपने कथन दिए हैं, अपने सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहला जो ऐसा व्यक्ति था जिसने जनसंख्या के ऊपर अपना सिद्धांत दिया, उसका नाम था माल्थस। तो सबसे पहले हम जनसंख्या के सिद्धांतों की बात करें अगर, तो हम देखेंगे कि इन सिद्धांतों में सबसे पहला व्यक्ति है माल्थस। तो माल्थस का जनसंख्या के संबंध में सिद्धांत। तो माल्थस का सिद्धांत देखो क्या कहता है। माल्थस का सिद्धांत जो था ना, बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण पर आधारित था, और ये सिद्धांत आज के टाइम में प्रासंगिक नहीं है। माल्थस कहते थे कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो ज्यामितीय अंकों में होती है। ज्यामितीय अंकों का मतलब कि उसकी जो वृद्धि दर है, जनसंख्या की वृद्धि दर, वो 2, 4, 8, 16, यानी कि हर बार 2 गुने के गुणांक में होगी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर कैसे चलेगी, तो वो ज्यामितीय अंकों में चलेगी। तो जनसंख्या की वृद्धि दर है ना, वृद्धि दर 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से चलती है। जबकि खाद्यान्न की जो वृद्धि दर है ना, खाद्यान्न का जो हमारा उत्पादन है, खाद्यान्न का उत्पादन की जो वृद्धि दर है वो जो है वो अंकगणितीय अंकों में चलती है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से।
तो उन्होंने कहा कि भाई जाहिर सी बात है कि जनसंख्या की वृद्धि दर चल रही है इस तरीके से और खाद्यान्न के उत्पादन की चल रही है, इसलिए तो जाहिर सी बात है कि खाद्यान्न की अत्यधिक कमी हो जाएगी। और खाद्यान्न की कमी होने की वजह से क्या होगा कि उस जनसंख्या के ऊपर अकाल पड़ेंगे, उस जनसंख्या में गरीबी फैल जाएगी, भुखमरी फैल जाएगी, बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, मतलब सब तरह की समस्या आ जाएंगी एक दिन। और जनसंख्या जाल, उन्होंने इसे नाम दिया जनसंख्या का जाल, ऐसा हो जाएगा कि जनसंख्या फिर खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण था, लेकिन ये दृष्टिकोण जो दिया है उन्होंने, ये उस समय का भी है जब ऐसा चल रहा था वाकई में, क्योंकि विकास की दर इतनी तेज नहीं थी इसलिए। तो ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये दिया था 1798 में। 1798 में यानी कि 18वीं शताब्दी का जब एंड चल रहा था, तब उन्होंने एक किताब लिखी थी, और वो किताब थी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन। तो एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक किताब में उन्होंने ये बात कही, और लोगों ने इसे बाद में पहले तो हाथों हाथ लिया, लेकिन बाद में आगे चल के इसे धीरे धीरे छोड़ दिया। तो आज के टाइम में कोई भी देश या कोई भी सरकार इस तरह के सिद्धांत को मानती नहीं है, यानी कि ये सिद्धांत प्रासंगिक नहीं है। दरअसल आप इसका उदाहरण ऐसे भी ले सकते हो कि जब ये कह रहे हैं जनसंख्या वृद्धि दर इस तरीके से होती है और खाद्यान्न के उत्पादन में ऐसे वृद्धि होती है, तो इसकी जो आलोचना है उसके समर्थन में हम ये कह सकते हैं कि 1970 के दशक में हमारे यहाँ जो हरित क्रांति हुई उसने इस बात को झुठला दिया, क्योंकि हरित क्रांति हुई तो खाद्यान्न की दर जो थी वो इससे भी आगे निकल गई, 1 2 3 4 की जगह 2 4 6 में पहुँच गई, है ना। तो इसलिए ये सिद्धांत अप्लाई नहीं होता फिलहाल, ठीक है। फिर भी इसका एक महत्व है ना। अब आगे देखो अगला, नेक्स्ट एक सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत है जनसंख्या अनुकूलतम का सिद्धांत, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं आप, लिखेंगे अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। देखिए अनुकूलतम जनसंख्या का जो सिद्धांत है वो एक व्यक्ति ने दिया जिनका नाम था एडविन कैनन। तो एडविन कैनन ने ये सिद्धांत दिया, और बाद में आगे चल के डाल्टन नामक व्यक्ति ने इस सिद्धांत के ऊपर बात की और इस सिद्धांत में कुछ सुधार करके उन्होंने सिद्धांत को रिन्यू करके फिर पेश किया। तो ऐसे बोल सकते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में 2 लोगों का योगदान है, एडविन कैनन का है और बाद में आगे चल के डाल्टन का है। तो ये 2 लोगों का सिद्धांत है मिला जुला। अब देखो क्या हुआ, इस सिद्धांत में कहा जाता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि अनुकूल है थोड़ा। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में कहा जाता है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है ना। अब स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो कि अधिकतम प्रति व्यक्ति आय उत्पन्न करे, है ना। अनुकूलतम जनसंख्या वह होगी जो कि अधिकतम प्रति व्यक्ति आय उत्पन्न करे, ये इनका सिद्धांत है ना। और ये इस सिद्धांत में इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जब हम कोई टॉपिक कर रहे हैं तो समझ बढ़ाने के लिए या कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो एक सिद्धांत है m = a - o/o, है ना। इसमें m क्या है, तो इसमें m है असंतुलन की मात्रा, असंतुलन की मात्रा। भाई देख आप खुद समझ सकते हैं कि m जितना ज़्यादा आएगा, m का मान, समझ लिए उस देश में असंतुलन उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है ना। खाद्यान्न पे जो निर्भरता है जनसंख्या की वो लगातार बढ़ रही है और असंतुलन खराब है, मतलब वहाँ जनसंख्या विस्फोट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर m प्लस में आ रहा है तो असंतुलन की मात्रा बताता है। और इसमें a जो है, a बताता है, दरअसल a बताता है वास्तविक जनसंख्या। तो जो वास्तविक जनसंख्या उस देश की, उसके बारे में बात हो रही है ना। वास्तविक जनसंख्या है उसकी बात करता है A, और जो O है वो आदर्श जनसंख्या की बात करता है ना। O जो है वो आदर्श जनसंख्या की बात करता है। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए m का मान जो है ना वो प्लस में आता जाए, ऊपर बढ़ता जाए, तो हम कहेंगे कि जन आधिक्य हो रहा है। यानी कि जन आधिक्य का मतलब कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनाधिक्य है वहाँ पर, है ना। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, वृद्धि दर तेज है। अगर m का मान माइनस में आता है ना, तो हम कहेंगे कि जनसंख्या कम हो रही है, वृद्धि दर में कमी आ रही है, तो जनसंख्या वहाँ पे न्यून है। तो जनसंख्या न्यून हो रही है यानी कि कम हो रही है। और यदि
m का मान इस o के बराबर आ जाए, है ना, o के आदर्श जनसंख्या के बराबर आए, अगर m का मान o के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर आदर्श स्थिति है और सबसे अनुकूलतम जनसंख्या है। तो अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत में आपको ये ध्यान रखना है कि अनुकूलतम जनसंख्या कहलाएगी वहाँ पर जहाँ पर m का मान o के बराबर आ जाए। ठीक है, ये सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। सिर्फ आप देखो, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये रटना है, ये लिखने को ही आएगा, लेकिन एक आइडिया लगता है ना इन सब चीज़ों से। इसलिए ये 2-2, 3-3 मिनट की चीज़ें हैं, आप एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत भविष्य में भी फायदा होगा। फिर देखिए आप तीसरा सिद्धांत, तीसरे सिद्धांत को हम कहते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में आप देखिए क्या होता है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में कई चरण बताए गए हैं। शुरू में उसमें 3 चरण हुआ करते थे, आगे चल के उसमें 5 चरण हो गए। इसे जरा समझ लीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे आपको समझ में आएगा कि भारत कौन से चरण में है, या ब्रिटेन कौन से चरण में है, या अमेरिका कौन से चरण में है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में। आप इंग्लिश में कह सकते हो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो इसे हम बोलेंगे, अगला सिद्धांत है देखो, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। देखो ये बात मैं पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंदी की स्पेलिंग मिस्टेक पे नहीं जाना है, ऊपर नीचे मात्राएं हो सकती हैं, कोई बोलने में सही है, और इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा देख लो। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, है ना। तो इसके देखो, इसे 5 चरणों में विभाजित किया गया। पहले इसके 3 ही चरण थे, लेकिन बाद में इसके चौथे और 5वें चरण को इसमें जोड़ दिया गया। इसके जो जनक हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, उस 2 लोगों ने इसकी शुरुआत की है। एक तो व्यक्ति हैं जिनका नाम है W.S. थॉमसन। तो W.S. थॉमसन एक व्यक्ति है ना, और एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है फ्रैंक नोटेनस्टीन। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रैंक नोटेनस्टीन। तो फ्रैंक नोटेनस्टीन और W.S. थॉमसन, ये जो फ्रैंक नोटेनस्टीन है, इन्हें डेमोग्राफी का जनक कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे ना कि ये डेमोग्राफी के जनक कहलाते हैं। ये एक फैक्ट है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये अलग से, इसे याद रखेंगे। अब देखिए इसमें चरण, सबसे पहला चरण देखिए, सबसे पहला चरण जो है, मैं आपको ये बोल के बता रहा हूँ और स्क्रीन पे आपके सामने लिख के आ जाएगा। तो मैं इसे लिख नहीं रहा क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बोल के और समझा के बता रहा हूँ। पहला चरण जो होता है उसमें ये होता है कि उसमें जन्म दर भी बहुत होती है और साथ ही साथ उसमें मृत्यु दर भी बहुत होती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर क्या होगी, अधिक होगी, है ना। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होंगी, अत्यधिक होंगी। जन्म दर भी अत्यधिक, है ना, और मृत्यु दर भी अत्यधिक। तो आप कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, आपके मन में तो आएगा ये तो बढ़िया है कि वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। फिर बात सही है, जनसंख्या तो स्थिर रहेगी, मतलब जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक नहीं होगी क्योंकि वहाँ जन्म दर भी खूब है, लेकिन मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों होगा वहाँ पे कि मृत्यु दर ज़्यादा है? तो आप सोचिए, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ख़त्म है, वहाँ जागरूकता नहीं है लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति, वहाँ शिक्षा, सड़क, ये सब चीज़ें सुविधाएं नहीं है, साफ पानी, खाना, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की कमी है। इस वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पर ये दोनों चीज़ें, मृत्यु दर भी ज़्यादा है और जन्म दर भी ज़्यादा है, लेकिन स्थिति बहुत ही बुरी होगी, वर्स्ट कंडीशन होगी, इसलिए कि इस कंडीशन में वहाँ पर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। और आपको इस तरह के देश, इसका जो पहले चरण का जो उदाहरण है ये आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ये मिलेगा आपको अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में। अफ्रीका महाद्वीप के कई देश हैं, जैसे चाड है, बुरुंडी है ना, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, माली है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह की स्थिति आपको मिल जाएगी। सोमालिया है जहाँ पर जन्म दर भी खूब है और मृत्यु दर भी खूब है। तो पहला चरण क्या है, सबसे शुरुआती है, जहाँ विकास दर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, स्थिति बहुत दयनीय होती है। दूसरा चरण देखो, दूसरे चरण में क्या होता है
कि जन्म दर तो उच्च रहती है ना, जन्म दर तो उच्च रहती है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आती है। आप इस बात को समझना कि ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ जन्म दर अधिक है, क्यों? क्योंकि लोगों के विचार कैसे हैं, रूढ़िवादी विचार कि भाई बच्चे तो भगवान की देन है ना, या बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, लोग कहते हैं ना ऐसे, तो बस करे जा रहे हैं, तो इसलिए अत्यधिक जन्म दर होगी। मृत्यु दर क्यों है? क्योंकि उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है ना, विज्ञान बहुत पीछे है वहाँ पे। यहाँ पे जन्म दर उच्च है लेकिन मृत्यु दर की में कमी आ गई। ऐसा क्यों हुआ? कि इनके विचारों में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इनके विचार अभी भी वैसे ही हैं, उसी तरह के। आप देखो कई राज्य हमारे यहाँ भी ऐसे हैं जहाँ पर कि जन्म दर काफ़ी है अभी भी, क्योंकि वह विकास भले ही कर गए लेकिन उनकी सोच वैसी की वैसी है, तो पैसा वैसा खूब हो जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हो जाती हैं। आप कहेंगे मृत्यु दर क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई है, विकास हो गया है उस देश, वो देश कैसा देश है? वो विकासशील देश हो गया है, वो विकास की राह में आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए मृत्यु दर में तो कमी आती है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई हैं इसलिए। लेकिन जन्म दर अभी भी वैसी बनी हुई है, तो इसलिए मृत्यु दर में कमी, जन्म दर अधिक। तो परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम निकलेगा कि वहाँ पर जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत होगी, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होगी, और अंतिम तौर पर क्या परिणाम निकलेगा? कि वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट का खतरा हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट का जब खतरा होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर विकास दर में कोई कमी आई, विकास अगर नहीं हुआ, तो फिर जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ वहाँ पर गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे भारत में इस समय कुछ ऐसी ही कंडीशन देखने को मिल रही है कि अब विकास दर में लगातार कमी है, तो जो बहुत बड़ी जनसंख्या है, पहले दिक्कत नहीं थी, है ना, पहले दिक्कत का मतलब है कि इस कोरोना काल से पहले इतनी समस्या नहीं थी। उसका कारण यही था कि जनसंख्या वृद्धि दर तो थी, मृत्यु दर में कमी थी, विकास हो रहा था, कोई खास दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब विकास में जो है कमी है, इकोनॉमिक्स आप देखो डाउन है हमारी इकोनॉमी, इसलिए इसमें गरीबी, भुखमरी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपको इस तरह अभी तो 1 साल की बात मैंने बताई, लेकिन इस तरह का उदाहरण आपको फिर अफ्रीका महाद्वीप में जाना पड़ेगा, और इस तरह एशिया में भी आपको ऐसे देश मिल जाएंगे, जैसे बांग्लादेश है, इस तरह का ही देश है ना, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं लेकिन अभी भी सोच परिवर्तित नहीं हुई है। पाकिस्तान है, भारत के कुछ हिस्से भी इस तरह के हैं। अब केरल इसमें नहीं आएगा, लेकिन भारत का उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इस तरह के हिस्से हैं जो इस तरह की चीज़ें जहाँ देखने को मिल सकती हैं। तीसरा चरण देखिए, जो तीसरा चरण है उसमें विकास क्रम में वृद्धि होती है, यानी विकास तेजी से होता है देश में, तो वहाँ पर अब सोच में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। आप देखो भारत में भी तो यही है, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन नहीं है सोच में, वहाँ अभी भी 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे हो सकते हैं, और क्योंकि वहाँ सोच यही है कि जितने ज़्यादा लड़के उतना ही उसका परिवार मजबूत, यानी कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे लड़के हैं इसका मतलब उस परिवार में 10 लठ हैं, यानी कि लठ का मतलब लाठी, और 10 लड़के हैं उनके, तो ये सोच है ना एक तरीके से। और इस वजह से कई बार लड़की की चाहत में, है ना, हमारे यहाँ एक व्यक्ति है जो लड़की की चाहत में 10 बच्चे कर दिए, 11 बच्चे हो चुके हैं उसके, तो सिर्फ इस लड़के की चाहत में, सॉरी, तो इसलिए तो लड़की की वजह से, लड़की होने की वजह से लड़के की चाहत में लोग बच्चे पैदा कर देते हैं बहुत सारे, तो इस वजह से क्या होता है, तो सोच में परिवर्तन नहीं होता। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ही। अब शहरी क्षेत्र में आप देखो, हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट लोग अपना रहे हैं, कई जगह तो एक ही बच्चा कर रहे हैं, तो सोच में परिवर्तन आता है धीरे धीरे। तो ऐसा तीसरे चरण में होता है जब सोच में परिवर्तन आता है, यानी कि जन्म दर में भी अब कमी आती है ना। थोड़ा सा देखो, तीसरे चरण में हम सुधार में हैं, जन्म दर में अब कमी आएगी पहले से। मृत्यु दर तो ऑलरेडी कम होगी क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं तो लगातार अच्छी होंगी, है ना, वो तो ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएं कमज़ोर हो, वो तो और अच्छी होती जाएंगी विकास जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि औद्योगिकरण होगा, है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, नगरीकरण होगा, और इस वजह से लोगों के मानसिक स्तर में वृद्धि होगी और लोगों की सोच परिवर्तित होगी, इसलिए ऐसी स्थिति आपको दिखाई देगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी, अब स्थिर होने लगेगी, है ना, या ऐसे कह सकते हो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आएगी, स्थिर नहीं होगी लेकिन कमी आएगी। आप देखो भारत में शहरी क्षेत्रों में यही स्थिति है कि अब लोगों का माइंडसेट बदला है, इसलिए अब जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ी कम हो गई है। गांव में थोड़ी ज़्यादा है, शहरों में थोड़ी कम है। जो अगला स्तर है, जो जिसे हम कहते हैं चौथा स्तर, वो चौथा स्तर क्या होता है
जिसमें जन्म दर में और भी कमी आती है, यानी कि अब जन्म दर में इतनी कमी आने लगती है कि लोग एक ही बच्चा प्रेफर कर रहे हैं सिर्फ, और मृत्यु दर में भी कमी आ रही है लगातार। तो उसमें ये होता है चौथे स्तर में, यहाँ लिख देते हैं ऐसे ही, चौथा स्तर में कि जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो स्थिर हो जाती है। बिल्कुल जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होगी, स्थिर होगी। और आपको इसके उदाहरण में आपको ऐसे कई देश मिल जाएंगे जो कि G8 के देश हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, या यूरोप के कई कंट्री ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर की ओर है, जहाँ पर ना तो जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर भी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर कैसी स्थिति है, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं और लोगों का माइंडसेट बिल्कुल बदला है, यानी कि अब उनकी सोच में परिवर्तन है, रूढ़िवादी सोच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो खैर कोई दिक्कत होती नहीं ज़्यादा। लेकिन जो पांचवा चरण है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें चरण में क्या होता है कि अब मृत्यु दर तो कम थी, लेकिन अब जन्म दर बिल्कुल ही खत्म हो गई है। जैसे कहने का मतलब है कि बिल्कुल ही रोक लग गई है। जैसे इस तरह के देश आपको मिलेंगे, आइसलैंड है ना, इस तरह का देश आपको मिलेगा, स्विट्जरलैंड है ना, ऐसे देश जो अत्यधिक विकसित है, बहुत ज़्यादा विकसित है। वहाँ पे स्थिति यह है कि अब लोग शादी की जो संस्थाएं हैं उसमें भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, अब लोग विवाह ही नहीं कर रहे हैं। जब विवाह नहीं कर रहे हैं तो उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या बच्चे नहीं कर रहे हैं, उन्हें पसंद ही नहीं है, उन्हें आज़ादी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो गई है, ऋणात्मक, यानी कि वृद्धि तो हो ही नहीं रही बल्कि क्या हो गई, कमी और हो गई, है ना। ये स्थिति आती है कुछ विशेष देशों में। मैंने आपको उदाहरण दिया इसका, आइसलैंड उदाहरण है, स्विट्जरलैंड, ऐसे ही और भी छोटे छोटे कई सारे देश हैं जो इसका उदाहरण हो सकते हैं, है ना। और चौथे चरण का उदाहरण मैंने आपको बताया, कनाडा है, ब्रिटेन है, मतलब ये थोड़े बड़े देश हैं, लेकिन वहाँ जनसंख्या लगभग स्थिर है। जापान भी इसमें रख सकते हैं, चीन भी लगभग इसी ओर बढ़ रहा है। भारत को चौथे चरण में आने में भी टाइम लगेगा, भारत अभी लगभग तीसरे चरण में है ना। दरअसल मैंने आपको बताया भी है ना कि तीसरा और दूसरा चरण भारत में सम्मिलित है, मतलब समान रूप से मिलेगा कि दूसरा चरण आपको मिलेगा ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत पिछड़े इलाकों में, और शहरी क्षेत्रों में आपको तीसरा चरण मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। अब इन सिद्धांतों के बाद बात करेंगे कुछ शब्दों की जो जनसंख्या और जनगणना में बहुत प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों की हम बात करेंगे। इनमें सबसे पहला शब्द आता है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे थे, जनसंख्या वृद्धि दर। तो अगर आपसे पूछे कोई जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकालते हैं, या जनसंख्या वृद्धि दर का फॉर्मूला क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि दर का फॉर्मूला होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस निवल माइग्रेशन, मतलब पलायन। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जितनी जन्म दर है उस देश में, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि 100 लोग पैदा हुए, जन्म दर 100 की है, 100 लोग पैदा हुए, मृत्यु दर 80 की है, यानी कि 80 लोग मर गए, है ना, 20 लोग बचे। 20 लोगों के अलावा किसी अन्य देश से पलायन करके 20 लोग और आ गए, तो यानी कि कितने हो गए, 40। इसका मतलब वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर होगी वो कितनी होगी, 40 की होगी, यानी कि 40% की हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है ये जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस निवल माइग्रेशन, यानी कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो पलायन है, वो इसमें जुड़ जाता है। निवल का मतलब है नेट, तो नेट कुल माइग्रेशन, क्योंकि ऐसे भी होगा ना कि आपके देश में कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग जा भी रहे होंगे अन्य देश में, तो आने और जाने दोनों का मतलब जितने लोग आए माइनस जितने लोग गए, है ना, तो वो यहाँ पे रख देते हैं, तो वो निकल आता है हमारा जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर के बाद अगला एक शब्द है जिसे हम कहते हैं MMR। MMR का मतलब है यहाँ पर मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है, देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये है, देखो इसकी परिभाषा में कैसे याद रखेंगे आप, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें देखो होता यह है कि इसमें 1 लाख, मैं एक बार बोल के बताता हूँ फिर हम लिखेंगे, कि 1 लाख ऐसी महिलाएं जो प्रसव के दौरान 42 दिनों के अंदर जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं कि 1 लाख मतलब 1 लाख महिलाओं पर जितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है
और कब हो जाती है? प्रसव के दौरान। तो प्रसव के दौरान या प्रसव के 42 दिनों के अंदर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कि वो वहाँ का MMR है, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका ये मतलब है कि 1 लाख महिलाओं पर कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के दौरान, प्रसव के दौरान, है ना। हिंदी में हम इसे बोलेंगे मातृ मृत्यु दर। तो मातृ मृत्यु दर कितनी है, ये बात पता करते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं वैसे कि 1 लाख महिलाओं पर 1 लाख महिलाओं के अनुपात में लिखो, है ना। ऐसे 1 लाख महिलाओं के अनुपात में 1 लाख महिलाओं के अनुपात में प्रसव के दौरान, प्रसव के दौरान या 42 दिनों के अंदर, मतलब प्रसव के 42 दिनों के अंदर, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे ये जो महिलाएं हैं ये महिलाएं 15 से 49 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, है ना, उससे ऊपर नहीं। तो 15 से 49 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, 55 वर्ष की कोई नहीं, क्योंकि 15 से 49 वर्ष जो टाइम दिया हुआ है दरअसल ये वही टाइम है जिसमें महिलाओं के अंदर प्रजनन क्षमता होती है। तो माँ बनने की जो क्षमता है वो 15 से 49 वर्ष के बीच में होती है। अब बात कुछ हो सकता है लेकिन नॉर्मली यही होता है। अब देखो, तो 42 दिनों के अंदर अगर जिन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है उन महिलाओं को हम कहेंगे कि वो इस MMR के अंतर्गत आ गई। सॉरी, जैसे 1 लाख महिलाओं में ऐसी 20 महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु इस तरीके से हुई है, तो हम कहेंगे कि वहाँ का जो MMR है वो कितना है? 20 का है, 20 का है ना। तो बहुत खराब स्थिति नहीं है 20 पे तो। लेकिन आप सोचिए इससे भी बुरी स्थिति वाले देश हैं जहाँ पर हजार तक महिलाएं मर जाती हैं सिर्फ प्रसव के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से, है ना। देखिए इसमें अगर हम सबसे पहले विश्व लेवल का आंकड़ा ले तो विश्व में सर्वाधिक MMR वाला देश कौन सा है? देखो आप समझ जाओ मैं क्या लिख रहा हूँ। अब हम लिखेंगे सबसे ज़्यादा सबसे कम। तो विश्व लेवल पर हम देखें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा MMR वाला देश है जिसका नाम है सियरा लियोन। सियरा लियोन कहाँ पड़ता है? सियरा लियोन स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। और सियरा लियोन जो देश है इस देश में जो MMR है वो बहुत ज़्यादा है और वो है 1360 का, 1360 का। तो 1360 महिलाएं मर जाती हैं प्रसव के दौरान या 42 दिनों के अंदर, ठीक है, 1 लाख महिलाओं में। उसके बाद जिस देश की स्थिति सबसे अच्छी है जहाँ पर बहुत ही कम MMR है और वो है इस तरह के देश हैं। देखो आप जाहिर सी बात है यूरोप के ही होंगे, ये तो पक्का है। तो यूरोप के हैं, ग्रीस है ना, पोलैंड है, आइसलैंड है, और भी कई देश होंगे वहाँ पे, बहुत सारे देश, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा है। तो यहाँ पे MMR है सिर्फ 3 का, यानी कि सिर्फ 3 महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि वो प्रसव के दौरान दम तोड़ती हैं, है ना, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं। तो एक शब्द तो हो गया MMR। अब अगला शब्द देखिए आप, अगला शब्द है जिसे हम कहते हैं IMR। एक मिनट IMR जानने से पहले भारत का भी तो देख लें। तो भारत का देखिए। अच्छा, भारत का जो MMR है उसमें लगातार सुधार हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई अब तो आशाएं आपको जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं उन्हें ले जाती हैं हॉस्पिटल तक, है ना। तो काफ़ी हद तक भारत सरकार की तरफ से सुधार किया गया है इस विषय में, काफ़ी पहले से ये कार्यक्रम चल रहे हैं और इस वजह से तो हमारे यहाँ जो MMR है उसकी स्थिति अब काफ़ी बेहतर है। पहले 212 हुआ करती थी, है ना। अब इस समय वर्तमान में, अब वर्तमान आंकड़ा कहता है कि ये हो गई है 122, यानी कि भारत का जो MMR है वो कितना है? 122। इसका मतलब 1 लाख महिलाओं पर 122 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से सुधार हुआ है, सिर्फ इतना याद कर सकते हैं। उसके बाद देखो भारत में सबसे अच्छी स्थिति वाला राज्य और सबसे खराब वाला, और उत्तर प्रदेश का और अलग से याद रखेंगे। 3 बातें याद रखनी है। सबसे खराब स्थिति है हमारे यहाँ, सबसे बुरी स्थिति में है असोम या आसाम जो राज्य है, वहाँ पे स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि वहाँ पर 229 महिलाएं दम तोड़ देती हैं प्रसव के दौरान। तो वहाँ पर MMR कितना है? 229, ठीक है। सबसे अच्छी स्थिति केरल की है। केरल में ये आंकड़ा है बहुत कम, यानी कि 42 का, यानी 42 महिलाएं दम तोड़ देती हैं प्रसव के दौरान। जबकि उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें, यूपी का,
तो यूपी की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है ना, लेकिन फिर भी असम से तो बेहतर होगी। तो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब की 200 से ऊपर ही है। तो यहाँ पर है इसकी स्थिति 216। तो 216 MMR है कहाँ पर? यूपी में। इस बात को याद रखेंगे। देखो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े नीति आयोग की वेबसाइट पे हैं, 2017 के उन्होंने आंकड़े दिए हैं फिलहाल। इसलिए आप किसी और चक्कर में ना पड़े, किसी वेबसाइट को देखें कि वो सरकारी हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये MMR हो गया है ना, ये पूरा आंकड़ा हो गया MMR का। अब बात करेंगे IMR का। IMR क्या है देखो, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे IMR की। IMR का यहाँ मतलब है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर। तो ये शिशु मृत्यु दर, मोर्टिलिटी रेट, तो ये शिशु मृत्यु दर कितनी है? देखिए वहाँ पे आपने देखा MMR में क्या था, MMR में 1 लाख महिलाओं पे निकाला जा रहा था, लेकिन शिशु मृत्यु दर में IMR में 1000 बच्चों पे निकाला जाता है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि 1000 शिशु है ना, यानी कि जन्म लेने वाले शिशु हैं। तो ऐसे 1000 जन्म लेने वाले शिशु, ये जन्म, वैसे तो आप कहोगे शिशु जन्म लेगा ही, उसमें क्या नया लिखा है, लेकिन इसका ये मतलब है कि जन्म के दौरान, जन्म जब लिया है तब, और जन्म लेने के बाद 1 वर्ष के भीतर। तो जन्म लेने वाले शिशु है ना, और 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के अंदर यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है 1 वर्ष के भीतर, तो वो IMR में गिने जाएंगे, यानी कि उनकी शिशु मृत्यु दर गिनी जाएगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत ही 1 साल या उससे कम आयु के ऐसे बच्चे जिनका हाल ही में जन्म हुआ है या जन्म का भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है और उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन्हें 1000 की तुलना में देखा जाएगा कि कितने बच्चे इस तरीके से ख़त्म हो गए। तो IMR है ये। इस IMR में अगर हम देखें विश्व स्तर पर, सबसे पहले तो विश्व स्तर पर देखें, अगर हम ये जो आंकड़ा है ना विश्व स्तर का, ये 2018 का है हमारे पास। तो विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि विश्व स्तर पर पूरे वर्ल्ड का IMR 29 है, 29 है ना। और सबसे बुरी स्थिति जिस देश की है, मतलब IMR सबसे ज़्यादा किसका है, ये IMR सर्वाधिक IMR किस देश का है, तो वो देश है चाड। आप जानते हैं चाड कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप का चाड देश है जहाँ पर IMR बहुत ज़्यादा है, और वो है 71। हमने सबसे कम वाला नहीं लिखा है क्योंकि ऐसे भी कई देश हैं जहाँ पर IMR 0 है ना, जैसे ये फिनलैंड है ना, आइसलैंड है, ऐसे कई सारे, स्विट्जरलैंड है, ऐसे कई देश मिलेंगे आपको जहाँ पर IMR 0 है। इसलिए नहीं लिख रहे वो, क्योंकि कम वाले काफ़ी है ना, यूरोप के कई कंट्री हैं ऐसे। तो सबसे ज़्यादा वाला लिखा है, सबसे बुरी स्थिति किसकी है? चाड की है। और पूरे विश्व का IMR कितना है? 29, यानी कि 1000 में विश्व में 29 बच्चे जन्म के समय या जन्म के 1 साल के अंदर दम तोड़ देते हैं। ठीक है, अब भारत की बात कर लें तो भारत की बात देखो, भारत का IMR विश्व के IMR के बराबर ही है लगभग, और भारत का IMR है 30 का है ना। ये देखो, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो ये आंकड़े बहुत अंतर आएगा इसमें, मतलब कई जगह पर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है कि कहीं पर 33 लिखा होगा, कहीं 34 लिखा होगा। ये सबसे लेटेस्ट है जो हमने लिखा है, तो आप इसे याद रखें, 2019 का है लास्ट एकदम। तो इसलिए भारत का जो IMR है वो कितना है? 30 का। और भारत में राज्यों का देखें अगर, तो सबसे बुरी स्थिति में जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का IMR सबसे ज़्यादा है और वो है 48। तो 48 IMR के साथ मध्य प्रदेश सबसे वर्स्ट कंडीशन में, सबसे बुरी स्थिति में। जबकि सबसे अच्छी स्थिति में आपको मिलेगा नागालैंड और एक है केरल। नागालैंड में IMR बहुत कम, यानी कि 4 है। 1000 बच्चों में 4 बच्चों की मृत्यु होती है। ये 2019 का आंकड़ा है, दिसंबर का शायद। तो उसके बाद इसी में नागालैंड के साथ साथ ना केरल भी लिख सकते हो, अगर बाई चांस केरल आ जाए तो केरल में है कितना? 7। तो केरल में मात्र 7 बच्चे खत्म होते हैं जन्म के समय 1000 बच्चों में। तो
और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी का भी लिख लीजिए, यूपी का है 42, यानी कि यूपी में 41, सॉरी 41, तो यूपी में 41 है IMR। तो यूपी का IMR भी कोई खास अच्छा नहीं है, तो ये IMR याद रखना है आपको। तो अब बात करते हैं TFR की। देखो TFR क्या है, TFR का मतलब यहां पर है टोटल फर्टिलिटी रेट, इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे हम संपूर्ण प्रजनन दर। देखो संपूर्ण प्रजनन दर क्या है, यह बच्चों की वह संख्या है, यह बच्चों की वह संख्या जो एक स्त्री अपने संपूर्ण प्रजनन काल के दौरान, तो स्त्री का जो प्रजनन काल है वो 15 से 49 वर्ष माना जाता है सामान्यतः, किसी अपवाद को छोड़ दें तो 15 से 49 वर्ष की जो आयु है स्त्री की, उस स्त्री की इस आयु को कहते हैं हम प्रजनन काल। तो एक स्त्री अपने प्रजनन काल के दौरान जितने बच्चों को जन्म देती है, प्रजनन काल के दौरान बच्चों को जन्म देती है, वह कहलाता है TFR। ऐसे बोल सकते हैं जैसे एक स्त्री ने 15 से 49 वर्ष के बीच में, यानी कि जो उसका प्रजनन काल था, पूरे लाइफ का जो प्रजनन काल है 15 से 49 वर्ष का, उस दौरान उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। तो 3 बच्चों को जन्म दिया, इसका मतलब उस देश का या उस महिला का TFR कितना होगा, 3 का, है ना। तो 3 TFR का मतलब है कि 3 बच्चे पैदा हुए उस पूरे प्रजनन काल के दौरान। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपसे कहे कि भारत का प्रजनन काल, सॉरी TFR कितना है, तो भारत का TFR का मतलब है कि पूरे जो महिलाएं हैं उन महिलाओं में प्रजनन काल के दौरान किस अनुपात में बच्चे पैदा हुए, तो ये देखना है। तो पूरे भारत का जो TFR है वो है 2.3 का। तो अगर हम भारत की बात करें, भारत का आंकड़ा, ये तो मैंने उदाहरण दिया था, अच्छा आपको एग्जाम्पल दिया था एक, है ना, ये कहीं है नहीं, ये मैंने बताया था कि एक महिला 3 बच्चे पैदा करती है तो बोलते हैं TFR वहाँ का कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए भारत का क्या हाल है, भारत के TFR की बात करें अगर हम, तो भारत के TFR को हम बोलेंगे कि 2.1 का क्या है, इसका TFR है 2.1 का, तो 2.3 का है, गलत है, 2.1 का तो हमारा लक्ष्य रखा है हमने, 2.1 का लक्ष्य रखा है, 2.3 हमारा क्या है, TFR है। ये 2013 की बात है, जो इस समय 2013 में जो आंकड़ा आया था, नीति आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप सोचिए कि जब सरकार ही नहीं कोई नया आंकड़े पेश कर रही तो हम कहाँ से कर दें। तो नीति आयोग की वेबसाइट पे आप देखना 2016 का TFR लिखा होगा। 2016 का TFR का मतलब है कि उन्होंने 2013 वाले आंकड़े 2016 में दिए हैं, तो 2016 तो पड़ा है लेकिन 2013 के टाइम में आया था। तो आपको याद रखना है कि जो TFR है वो 2.3 का है ना, किसका, भारत का। जबकि भारत ने जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य रखा है 2.1 का, 2.1 का तो लक्ष्य है भारत का, लेकिन है कितना, 2.3 का। इस मामले में देखा जाए तो यूपी का TFR है 3.1 का, है ना। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा TFR किसका है, तो सबसे ज़्यादा है बिहार का, यानी कि बिहार में एक महिला अपने प्रजनन काल के दौरान उसका जो TFR है वो है 3.3, तो 3.3 बच्चों को जन्म देती है ना। तो सबसे ज़्यादा TFR वाला राज्य कौन सा कहलाएगा, बिहार, सर्वाधिक। तो ये सर्वाधिक याद रखना है, ठीक है। सबसे कम TFR किस राज्य का होगा, तो सबसे कम TFR है तमिलनाडु और बिहार का, सॉरी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का TFR सबसे कम है और यह है 1.6, यानी कि वहाँ पे महिलाएं अपने प्रजनन काल के दौरान मात्र 1.6 बच्चों को जन्म देती हैं। तो इतना याद रखना है। ये बिल्कुल ऐसा है कि 10,000 महिलाएं हों, है ना, और वो 10,000 महिलाएं, उस देश की 10,000 महिलाएं 40,000 बच्चों को जन्म दें अगर अपने पूरे जीवन काल में, तो वहाँ का TFR कहलाएगा 4। तो 4 TFR कहलाएगा। इसका मतलब 10,000 महिलाओं ने 40,000 बच्चों को जन्म दिया, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर किसी देश में
TFR, अगर किसी देश में जो TFR है वो TFR 2 रहे, 2 रहे, तो हम कहेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि दर में कोई वृद्धि नहीं हो रही, यानी कि जनसंख्या क्या है, स्थिर है। अगर सिर्फ 2, वही बात है ना कि हम दो, हमारे दो, एक पति एक पत्नी, तो पति पत्नी 2 लोग हैं, उन 2 लोगों के 2 ही बच्चे हुए, तो ना जनसंख्या बढ़ी ना घटी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि TFR 2 है, इसका मतलब जनसंख्या दर में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन अगर ये TFR 2 से ज़्यादा है ना, TFR कितना है, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, ऐसे लिख लो सीधे सीधे, 2 से अधिक है अगर, तो हम कहेंगे कि उस देश में जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि आएगी। अगर ये TFR 2 से कम है तो कहेंगे कि उस देश में जनसंख्या की वृद्धि में कमी आएगी। तो यहाँ तो जनसंख्या वृद्धि दर होगी, है ना, बढ़ेगी, जनसंख्या वृद्धि दर होगी, वृद्धि होगी, जबकि यहाँ जनसंख्या में कमी आएगी। या पहले से मान लो जनसंख्या बढ़ रही थी कि पिछली बार 10,000 लोग बढ़े, तो अगर TFR 2 से कम है तो इस बार 10,000 की जगह सिर्फ 6,000 लोग ही बढ़ेंगे, है ना। फिर उसके अगले बार फिर 4,000 लोग बढ़ेंगे, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी, घट रही है। और अगर 2 से ज़्यादा है TFR, तो पिछली बार 10,000 लोग बढ़े थे, तो इस बार कितने हो जाएंगे, 15,000, उसके बाद हो जाएंगे 20,000। तो ये 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वैसे हमने कोशिश की है कि हम अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को थोड़ा नियंत्रण में लाएं, स्थिर तो नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन कम करें। तो इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वो 2.1 का है, यानी कि वृद्धि तो होगी लेकिन बहुत कम होगी, वृद्धि भी जरूरी है थोड़ा, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, ये जनसंख्या नीति वाला लक्ष्य है। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, इसलिए याद रखें कि भारत की जनसंख्या नीति के तहत भारत की संपूर्ण प्रजनन दर का लक्ष्य कितना रखा गया है, या TFR कितना रखा गया है, तो आप कहेंगे कितना रखा गया है, 2.1 का, ठीक है, इतना याद रखेंगे। फिर देखिए इन शब्दों के बाद कुछ और शब्द हैं, वो भी पूरा कर लीजिए। काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, है ना। जनसंख्या, आप सोचिए अभी भारत की जनसंख्या तो अभी देखी भी नहीं है हमने, वो भी देखेंगे, भारत की जनसंख्या जनगणना, है ना, उसकी भी बात करेंगे। बीच बीच में कुछ आंकड़े भले ही आ गए, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं इसमें भी। देखो कुछ शब्द हैं, जैसे एक है जनसंख्या घनत्व। इस शब्द से आप लोग वाकिफ़ होंगे अच्छे से, और मुझे उम्मीद है कि आपको पता भी होगा ये क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले कुल लोग, यानी कि कुल जनसंख्या जो रहती है कितनी, 1 वर्ग किलोमीटर में, उसे हम बोलेंगे वहाँ का जनसंख्या घनत्व, है ना। तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो रहती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। निकालते कैसे हैं इसे, तो हम बोलेंगे कुल जनसंख्या, इसका फॉर्मूला है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, उस स्थान का क्षेत्रफल, तो निकल आएगा क्या, जनसंख्या घनत्व। फिर इसी तरीके से लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात मैंने आपको बताया था कि विश्व स्तर पे अलग होता है, भारत पे अलग तरीके से नापा जाता है। लिंग अनुपात में यहाँ पे क्या है कि 1000 पुरुषों के मुकाबले, पुरुषों के अनुपात में महिलाएं, है ना, यही है। निकालेंगे कैसे इसे, इसका क्या फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा हो जाएगा 1000, तो 1000, है ना, ये आ जाएगा आपका लिंग अनुपात, है ना, ये ध्यान रखेंगे। अब लिंग अनुपात के बाद फिर नंबर आता है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर का मतलब है कि पिछले 10 साल में उस देश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। कि पिछली बार मान लो जनसंख्या 100 करोड़ थी, इस बार हो गई 1 अरब 20 करोड़, तो हम कहेंगे कि 20 करोड़ की वृद्धि हो गई। इसका मतलब 20% की क्या है, वृद्धि दर है। तो दशकीय वृद्धि दर कैसे निकालेंगे आप, तो दशकीय वृद्धि दर निकालेंगे आप कि वर्तमान जो जनसंख्या आई, अभी जैसे मैंने कहा कि 1 अरब 20 करोड़, तो वो लिख देंगे यहाँ पर, है ना, 1 अरब 20 करोड़ वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, माइनस फिर लिख देंगे पूर्व की जनसंख्या जो पिछली बार की थी, यानी कि 2001 वाली लिख देंगे। पूर्व की जनसंख्या कितनी थी, मान लो कितनी थी, 100 करोड़, यानी कि 1 अरब थी, 1 अरब 20 करोड़ 1 अरब, फिर बटे कर देंगे, और बटे में लिखेंगे हम पूर्व की जनसंख्या, यानी कि पिछली बार की जनसंख्या, यानी कि 1 अरब, है ना।
और यहाँ लिख देंगे 100 गुणा 100। तो इस तरीके से आ जाएगा। आप देखो बहुत निकाल सकते हो आप, 1 अरब 20 करोड़ माइनस 1 अरब 20 करोड़ ऊपर बचा, यहाँ पे लिख देंगे क्या, पूर्व की जनसंख्या यानी कि 1 अरब गुणा 100। तो क्या निकल के आएगा, प्रतिशत निकल आएगा, है ना, कि कितने प्रतिशत यानी कि वृद्धि दर कितनी है। तो हम देखेंगे वृद्धि दर वही 20% की हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। अब देखो आगे दशकीय वृद्धि दर के बाद है फिर साक्षरता दर। साक्षरता दर में ये बात ध्यान रखनी है आपको कि साक्षरता दर में 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या ली जाती है। तो 7 वर्ष से अधिक आयु, 7 वर्ष 1 महीना, 7 वर्ष 2 महीने, इस तरीके वाले 7 साल से ऊपर के लोग, तो 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है किसमें, साक्षरता दर में। और इसमें सीधा कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जो किसी एक भाषा में लिखना पढ़ना समझना जानता हो वो साक्षर कहलाएगा। इसीलिए कहते हैं कि साक्षर होने में और शिक्षित होने में बहुत अंतर है। लोग साक्षर तो हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, क्योंकि उनके विचार इतने रूढ़िवादी और इतने बेकार दयनीय विचार हैं कि कुछ पूछिए मत। मैं तो ऐसे कई टीचर्स को भी जानता हूँ जो पढ़ गए हैं, जो साक्षर हैं, लेकिन जब उनसे आप उनके विचार प्रकट करवाएंगे तो आप देखिए महिलाओं के बारे में उनके विचार बस कुछ पूछिए मत, उनके विचार किसी समुदाय के बारे में, उनके विचार किसी जाति के बारे में, उनके विचार आज़ादी के बारे में, अब मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, इन सब के बारे में उनके विचार अलग ही टाइप के होंगे, मतलब बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा के होंगे। वो सिर्फ साक्षर हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो पाए हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर है कि साक्षर, इसीलिए साक्षरता आपको ज़्यादा दिखती है ना, दिखेगी आपको कि अरे बहुत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लोगों की स्थिति वही है कि पता चला, आप देखो आप कई दिनों से टीवी डिबेट में एक ही टॉपिक चल रहा है ना। एक बड़े एक्टर की मृत्यु हुई, उसका वाकई में बहुत दुख है सबको, और भाई नहीं होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये क्या तरीका है कि उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, है ना, देश में और कुछ हो ही नहीं रहा। और भी तो इतने सारे, कई बेचारी बच्चियों को मार दिया गया कई स्थानों पर। अभी कल की परसों की घटना है, एक लड़की जो बेचारी फॉर्म भरने गई थी उसे मार दिया गया, रेप कर दिया गया। तो ये सब घटनाएं उनकी नज़रों में कुछ है ही नहीं। तो ये स्थिति होती है क्या, और लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। किसका समर्थन कर रहे हैं, कि जो टीवी डिबेट में दिखाया जा रहा है, लोग उसे पूरे दिन देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, बस ये शिक्षा की कमी है। साक्षर हैं लोग, है ना, पढ़ लिख तो गए, हाई स्कूल इंटर BA MA कर लिया है, लेकिन अभी उनकी समझ उस स्तर की नहीं है, समझ उनकी बहुत नीचे है। तो चलिए उस बात को हम रहने देते हैं, साक्षरता दर पे आते हैं। तो साक्षरता दर कैसे निकालेंगे आप, साक्षरता दर में आप कहेंगे कि साक्षरों की संख्या, मतलब हमने ये देख लिया कि कितने लोग ऐसे हैं जो किसी एक भाषा में पढ़ लिख और समझ सकते हैं, तो उनकी संख्या लिख ली पहले, साक्षरों की संख्या। फिर हमने बटे में जो 7 वर्ष से ऊपर यानी कि 7+ आयु वाले, उनकी संख्या लिख ली कि 7+ आयु वाले 100 लोग हैं, और जो लिखना पढ़ना समझना जानते हैं वो 70 लोग हैं, है ना। ये लिख लिया 70/100, ये लिख दिया, और उसके बाद गुणा 100 लिख दिया। ये तो हम देखेंगे कि 70 ही आएगा, तो हम कहेंगे कि 70% क्या है वहाँ की साक्षरता दर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज आपने इस पूरे टॉपिक में कितनी सारी चीज़ें देख ली हैं। आप देखो, आपने सबसे पहले देखा जनसंख्या के कुछ सिद्धांत, जनसंख्या व जनगणना में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द, IMR, MMR, TFR, ये सारे इतनी चीज़ें देखी हैं आपने इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में बताएंगे। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, काफ़ी बड़े टॉपिक हैं ये, लेकिन ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, अच्छा लगा, तो जो बड़ा सा लाल बटन दिख रहा है आपको, आप जहाँ वीडियो उसके नीचे ही उस पर ज़रा क्लिक करें, है ना, उस पर एक जरा सी उंगली मार ही दें तो क्या परेशानी है। और इसके अलावा शेयर ज़रूर कर दें। वैसे ही हमारे वीडियो वही लोग देखते हैं जो पहले से सब्सक्राइब्ड हैं, तो नए लोग जो आए हैं वो सब्सक्राइब करें और ज़रा शेयर कर दें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना को लेकर। तो आज के लिए जय हिंद।